गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आपका मनोज सर। आज हम लोग क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर नंबर 5 आप लोग से डिस्कस करता हूँ। ये चैप्टर एनसीईआरटी का एंड होने के बाद मैं अदर बुक से भी आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, मनजीत सिंह, एग्जाम्पलर, सैम्पल पेपर, इन चीज़ों पे भी आकर आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताना चाहूँगा। और फर्दर हो सका तो मैं आगे का भी कुछ जो जेई, एनडीए, एनए, सीडीएस में भी क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चनों को पे भी मैं आना चाहूँगा। तो वन बाय वन सबसे पहले हम लोग कोई भी टॉपिक पहले एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। आप उसको बेसिक समझो, फंडामेंटल्स वगैरह क्या क्या हम लोग एक चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। जब आप एक कंसेप्चुअली रेडी हो जाओगे तो फर्दर हम जब अदर बुक को करेंगे तो आपको काफ़ी इजी होगा समझने के लिए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि चैप्टर से ही बिल्कुल क्लियर है, इसमें दो पार्ट है, एक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स और एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाली पार्ट पे आते हैं और उसमें हमें जैसे कोई भी बुक में शुरू में एक इंडेक्स का पता होता है। हम देखते हैं कि हम लोग चैप्टर के अंदर में क्या क्या पढ़ते हैं। उसी तरह मैं पहले बताना चाहूँगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसको हैं और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इन बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो कितना एफर्ट लगाना है, कितना टाइम पीरियड लगाना है, एक आइडिया हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ हमें जानना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये चैप्टर नंबर 5 है, राइट। इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम लोग x प्लस आई वाई ऐसा कह सकते हैं, a प्लस आई बी, c प्लस आई डी ऐसा कहें, या फिर हम ये भी कह सकते हैं x प्लस वाई आई, एक ही चीज है। सो x प्लस आई वाई या x प्लस वाई आई, ये दोनों एक ही चीज है। इसमें एक नंबर i आ गया, तो ये i क्या है, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। यहाँ x और y रियल नंबर है, x और y रियल नंबर है, लेकिन जो जिसमें i लग गया वो इमेजिनरी बन गया। ठीक है, तो हियर इसको हम कहेंगे कि ये सेपरेट है, इसलिए ये रियल नंबर हो गया, और ये जो चीज है ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। इमेजिनरी नंबर, x और y एक रियल नंबर है, बट y के साथ में i मल्टीपल है, तो जिनमें i लग गया वो हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। अब एक नई बातें आया, इमेजिनरी नंबर हमें जानना चाहिए ये चीज क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है। इमेजिनरी नंबर आर दोज नंबर हुज स्क्वायर कम्स इन नेगेटिव। अब ये कैसे हो सकता है, हम लोग कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करते हैं वो भी पॉजिटिव आता है। तो अब मैं कह रहा हूं कि वैसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव आए, क्या हम लोगों के सामने ऐसा नंबर कभी गुजरता है? कभी पास्टली आपने पढ़ा कि जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आए, और वो कहाँ यूज में आता है? इन जनरल आपको याद होगा क्लास 10 में जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कैपिटल डी डिस्क्रिमिनांट निकालते थे तो डी का 3 फेजेस आता था, 3 टाइप के सिचुएशंस आते थे। एक आइदर डी इज ग्रेटर देन 0 होता था, तो उसका नेचर ऑफ रूट रियल एंड अनइक्वल होता था। दूसरा आइदर डी इक्वल टू 0 आता था, तो उसका नेचर ऑफ रूट रियल एंड इक्वल होता था। और तीसरा डी लेस देन 0 आता था।
इसका मतलब d जब हमारा माइनस में हो तो वो लेस देन 0 हो गया, तो इसका नेचर ऑफ रूट क्या होता था, नो रियल रूट, जिसको हम लोग इमेजिनरी रूट भी कहते थे, राइट। वो आपको पता होगा, ये चीजें आपको क्लास 11th में भी रिपीट है। जब d का वैल्यू माइनस में आएगा तो जब हम उसको रूट d करते थे, रूट d, तो अगर हमारा फर्स्ट टू केस d ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0 होता था तब हम रूट निकालते थे। x को ही हम दो पार्ट अल्फा और बीटा में कहते हैं कि इसके x के दो पार्ट हैं बेसिकली अल्फा और बीटा, और वेन एवर x d इज ग्रेटर देन 0 देन x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, or either we can say that alpha equal to minus b plus root d by 2a and beta equal to minus b minus root d by 2a. The second situation is d equal to 0. Then it means alpha equal to minus b by 2a and beta equal to minus b by 2a. दोनों ही रूट हमारा सेम होता था। ये सब हम लोग आगे देखेंगे भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे भी। लेकिन वहीं पे जो तीसरा फेज आता था, केस आता था, जब d हमारा कभी कभी -17, तो रूट d को हम अंडर रूट -17 कहते। तो क्लास 10th में उसको हम छोड़ देते थे, उस पोर्शन को इग्नोर कर देते थे। लेकिन क्लास 11th में जब आपका d माइनस में भी आएगा तब भी हम उसका रूट निकालेंगे इमेजिनरी नंबर के हेल्प से, ठीक है। तो वहीं पे इमेजिनरी नंबर हमारा इंट्रोड्यूस होता है उसी पोर्शन में, और उसे हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। और अब हम कहेंगे कि इमेजिनरी नंबर आर दोज नंबर, इमेजिनरी नंबर आर दोज नंबर whose square comes in negative. It is denoted by small I. स्मॉल i. अब स्मॉल i का जो रिजल्ट है अंडर रूट -1 होता है। अब अगर मैं आई स्क्वायर करूं तो ये -1 हो गया, आई क्यूब करूं तो ये आई स्क्वायर इंटू आई, यानी कि -1 इंटू आई तो -i हो गया, और i का पावर 4 करूं तो इसका स्क्वायर यानी 1 हो गया, ठीक है। तो आपको ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है कि i का वैल्यू अंडर रूट -1 हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसी चीज को आगे देखें तो अब जैसे मैंने कहा आपको, अगर कभी आपके पास -17 का अंडर रूट आ गया तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे 17 इंटू -1 ऐसे लिख सकते हो, और फिर आप इसको रूट 17i लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका बेसिकली रिजल्ट प्लस माइनस रूट 17i हो जाएगा, क्योंकि ये रूट दोनों पे है, रूट 17 पे भी है और अंडर रूट -1 पे भी है, तो ये हो जाएगा। सपोज करो कि अगर आपका -16 आया तो सिमिलरली आप इसको 16 इंटू -1 या -1 इंटू 16 का अंडर रूट लिखोगे। तो अब आपको 16 का अंडर रूट हमें मालूम है, तो प्लस माइनस 4i आया। तो ऐसे ही हम इस इमेजिनरी नंबर को यूज करते हैं वहां पे रूट्स निकालते वक्त, ठीक है। तो वहां पे आई स्क्वायर, आई क्यूब और i का पावर 4, जब भी कभी हमें कोई एक्सप्रेशन रहता है उसको भी हम i के पावर 4 के टर्म्स में हम कन्वर्ट करते हैं, और जहां जहां i का पावर 4 होते गया उसका पावर कुछ भी है तो उसको हम 1 कंसीडर करेंगे, और i का पावर 4 का पावर कुछ भी हो जाएगा तो वो सब 1 बन जाएगा, राइट। हम लोग एक एक करके देखते हैं ये चीजें। अब आपको देखना है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ते हैं, इस चैप्टर में जो कंटेंट्स है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो इस चीज को मैं आपको बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे,
हमने देख लिया कि इसको जेड से डिनोट करते हैं। अब सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट देखेंगे कि पहला पार्ट है कि जो अगर कोई हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको इक्वेट करेंगे और इक्वेट करने के बाद उसमें अननोन वेरिएबल जो भी है एक्स वाई उसका हम वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो कोई भी इक्वेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वेट सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। हम एक ये चीज पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा एट ए टाइम हम दो को ही हम इक्वेट करेंगे। जब हमें सब्ट्रैक्ट वगैरह करने के लिए आता है, जब हम ऐड करते हैं नंबर्स को, तो कई सारे नंबर्स को एक बार में ऐड कर लेते हैं, कई सारे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हमें सब्ट्रैक्ट करने का आता है तो एट ए टाइम 1 - 2 है ना, तो हम दो ही नंबर को एक बार में कंसीडर करते हैं। इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करेंगे, कैसे करेंगे, और उससे अननोन वेरिएबल जो भी होगा ए बी एक्स वाई उसका वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे इसका कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इस चीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलता है वो जानेंगे। फिर मॉडुलस जानेंगे, आर्ग्यूमेंट जानेंगे, पोलर फॉर्म जानेंगे, और इसके अलावे हम कुछ प्रूफ दैट का क्वेश्चन वगैरह करेंगे, कुछ डिफरेंट काइंड का प्रूफ दैट वगैरह का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो वो भी एक टाइप्स हमने लिख दिया, प्रूफ दैट हम करेंगे कोई भी, जैसे ट्रिगोनोमेट्री में करते थे LHS = RHS, यहाँ भी ऐसे कोई एक्सप्रेशन रहेगा जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल बनाएंगे। और इसके बाद हम एक और पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पे आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आएंगे, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने के पहले हमें जानना चाहिए कि उस चैप्टर्स के अंदर में क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो ये चीजें हैं, और इसके अलावे बहुत सारे एल्जेब्रिक रूल्स, जो जैसे कम्यूटेटिव रूल होता है, एसोसिएटिव रूल, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, डिमॉर्गन्स रूल, क्लोजर रूल, तो कौन कौन सा रूल ऐसे हैं जो एल्जेब्रिक रूल्स जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह के हम कुछ एल्जेब्रिक रूल्स के बारे में भी जानेंगे, एल्जेब्रिक रूल्स के बारे में भी हम जानेंगे। और ये एक आपका अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है, इजी है, बहुत मतलब कुछ खास नहीं है, और इस तरीके से, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में भी इससे क्वेश्चन आता ही आता है, और वो फिर काफी एक घुमा के देता है, तो बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपका बेस ठीक रहेगा तो आप डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चन को और फिर आरडी के भी क्वेश्चंस को बड़े इजीली सॉल्व कर पाओगे, अलग स्कूल के असाइनमेंट को भी कर पाओगे, और कॉम्पिटिटिव लेवल जेईई मेंस एडवांस के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो एल्जेब्रिक रूल्स, कौन कौन सा रूल फॉलो होता है, और साथ ही साथ फिर हम एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज वो सब भी कुछ हमारा यूज में आता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जरूरी होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कोई भी एक्सप्रेशन किसी भी तरीके का लिखा हुआ है, बीच में प्लस माइनस इनटू कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज में लिखा हुआ है, उसको सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना होता है, तो उस वक्त हमारे एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज भी काम में आते हैं। तो आप देखो छोटे बहुत सारे पोर्शंस, हमने ये 10 पोर्शंस आपको लिख दिया, और मैं ये सारी बातों को आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में गाइडलाइन दूंगा, और फिर आप जानोगे कि क्या चीजें, देखने में लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन एक तरह से इतने टाइप्स के चीजें हैं जो हमें पढ़ने हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आता हूं आपका एल्जेब्रिक फॉर्मूला।
जो बचपन से लेकर 7-8 क्लास वगैरह से लेकर भी हम लोग पढ़ते आए हैं, बट फिर भी कोई फॉर्मूला कई बार बच्चे कुछ इग्नोर कर जाते हैं, ध्यान में नहीं रह पाता है, प्लस और माइनस की गलतियां हो जाती है। तो हम छोटा सा पार्ट पहले अलजेब्रिक फॉर्मूला को कवर करते हैं। उसके बाद एक और चीज है, जो हमने अलजेब्रिक रूल्स के बारे में बात किया, उसी तरह जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे या 3 को ऐड करेंगे, कौन कौन से रूल को फॉलो करेंगे, ये चीजें जब मैं आपको बताऊंगा। उसी तरह जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस के बारे में बताऊंगा कि Z1 अपॉन Z2 का मॉड क्या होगा, Z1 इंटू Z2 या Z1 प्लस Z2। तो इन चीजों का दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन के बाद मॉड, सब्ट्रैक्शन के बाद मॉड, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद मॉड, ये सारी चीजें मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा 1 बाय 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अलजेब्रिक फॉर्मूला, उसके बाद आते हैं कि इक्वेट करके एक्स और वाई या अननोन वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक फॉर्मूला क्या क्या यूज करते हैं। Some algebraic फॉर्मूला स्टूडेंट्स, हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो उसके आगे बढ़ते हैं, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका यूज तो बहुत कम आता है यहाँ पे, वैसे भी कई जगह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, लेकिन अगर यूज आता है तो कुछ स्टूडेंट को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो बहुत अवेयर होते हैं, बहुत जगह यूज करते रहते हैं। लेकिन अगर आप पूछ बैठो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहता है ऐसा टाइप का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, या ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा, या ध्यान में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कभी होता है, आपको दिख जाता है, तो उसके दो फॉर्मूले होते हैं। उसके दो फॉर्मूले, एक होते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। क्योंकि अगर आपका इसमें प्लस 2ab का टर्म होगा और माइनस 2ab दोनों टर्म कट गए, तो अल्टीमेटली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। इसमें भी जब आप इसको एक्सपेंड किया आपने, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये माइनस 2ab और प्लस 2ab कट गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म बचा। ठीक है, इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही सारी चीजें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यही चीजें आपको वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर में z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, z1 प्लस z2 का होल क्यूब, z1 माइनस z2 का होल क्यूब, उसी को दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 इसमें बाइफर्केट करके उसको फॉर्मूला में आपको यूटिलाइज करना है। तो बात वही है जो बेसिक आपको a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अब आप ए क्यू प्लस बी क्यू, ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है ये सब चीजें, बट ध्यान में रखने की बात होती है। तो ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपका यहाँ पे प्लस है तो पहले प्लस आएगा, तो बाद में माइनस आएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि दोनों जगह प्लस आएगा, और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे माइनस 2ab आएगा। ये बेसिक फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस, तो ये प्लस। ठीक है, इसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये चीजें हो गया। और जिसको अगर आप जब ओपन करोगे तो ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू। ठीक है, और नेक्स्ट आप a माइनस b का होल क्यूब जब आप करोगे, तो यहाँ पे हर जगह, जैसे इसमें
ए प्लस बी का होल क्यूब, हर जगह प्लस था। यहाँ पे आपका इस फॉर्मूला में भी आप देखो हर जगह माइनस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। बट जब आप इसको ओपन करोगे तो ए क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस 3ab², क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस बी क्यूब। ये लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर आप ये भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वैसे हायर पावर एंड देन इसका हायर पावर ए और बी क्यूब का, ऐसे लिखने का एक जनरल फॉर्मेट है। हम लोग और भी बहुत सारे एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, बट इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर में जो जरूरत होता है वो यही पार्ट है, यही फॉर्मूला है। और कई बार ये फॉर्मूला बच्चे लोग सोचते हैं जब जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे, पढ़ लेंगे, या ये तो बड़ा आम बात है, बट ऐसी बातें नहीं है, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसको आपको बखूबी हमेशा हमेशा अपने माइंड में मेमोराइज रहना चाहिए। इनमें कोई गलतियां प्लस माइनस में नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। तो ये चीजें अलजेब्रिक फॉर्मूला हम एक तरह से एक बातों पे टिक लगा दे सकते हैं, जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट था। यही चीजों का हम कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 Z2 से भी यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब, तो उसको ऐसे ही हम खोलेंगे, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में अब हम लोग आते हैं इक्वेटिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। पहला पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेटिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर and find the value of unknown variable, right? ये आपका एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल में है, तो आप एग्जाम्पल फर्स्ट ही है तो हम लोग उसको देखते हैं। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वेट करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, पेज नंबर आपका है पेज नंबर 98, एनसीईआरटी का बुक है, पेज नंबर 98। और ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 4x प्लस 4x प्लस I इंटू 3x माइनस वाई, I इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस I इंटू माइनस 6। तो स्टूडेंट, जैसे हमने देखा कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे, ऐसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करने का तरीका होता है, राइट। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे कि 4x इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6। जब रियल पार्ट को हमने कंपेयर किया तो 4x इक्वल टू 3 और 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6। यहां से हमें x इक्वल टू 3/4 मिल गया। अब ये x का ये वैल्यू हम इसके दूसरे पार्ट के रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6, और ये 9/4 हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6, और ये प्लस है उधर जाकर माइनस 9/4, और इस तरह से 4 एलसीएम हो गया माइनस 24 माइनस 9। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 33/4, माइनस माइनस गेट कैंसल, सो y इक्वल टू 33/4। तो x और y का हमें वैल्यू मिल गया। ऐसे कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन में हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जब इक्वेट करेंगे तो इजीली वी गेट द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल x y a b जो भी होगा।
अब यहाँ पे एक और सिचुएशन आ सकता है कि मे बी यहाँ पे, अब जब यहाँ पे भी कोई चीज ब्रैकेट में ऐसे हो तो समथिंग, जैसे ये एक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है ना, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसे, तो उस वही चीजें जब यहाँ पर भी हमारे पास ऐसे x और y में एक इक्वल टू एक सर्टेन नंबर, वो एक रिलेशन रह सकता है। जैसे यहाँ पर है x और y का रिलेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू -6। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में भी हमारे पास x और y का एक रिलेशन रह सकता है। तो दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली एक साथ सॉल्व करेंगे। अब वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। और आपको जैसे पता होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्लास 10th में भी आपने 4 मेथड से सॉल्व किया, एक ग्राफिक मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड जिसको इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड भी कहते थे, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे हमें ग्राफिक का यूज तो करना ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व नहीं करना है, वो भी बहुत बड़ा हो जाता था। और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन आप कोई सा भी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इन जनरल हम लोग सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, वो बहुत इजी होता है, वो बच्चों के लिए जनरली होता है, और हम लोग इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड करते हैं। बट जहाँ पे बहुत शॉर्ट मार्क्स का आंसर निकालना हो, वहां पे हम कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एमसीक्यू वगैरह का अगर क्वेश्चन है तो वहां पे हम बड़े इजीली कर सकते हैं। तो एक सिचुएशन ये आ सकता है कि जब दो लीनियर इक्वेशन की तरह बन जाए, और एक सिचुएशन इजी ये आ सकता है जब एक वेरिएबल का डायरेक्ट वैल्यू हमें मिल जाए और उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे, पुट कर दे दूसरे कंडीशन में, और वहां से हमको दूसरा वेरिएबल मिल जाए। तो ऐसे ही हमारा पहला वाला जो पार्ट था, कंटेंट था इक्वेटिंग ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद हम उसको वी गेट द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, वो हमने देख लिया। अब स्टूडेंट एक चीज है कि अगर हमारे पास z एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसको आराम से z का नाम देंगे। एक से ज्यादा रहेगा तो हम z1 z2 ऐसे बोलेंगे। तो z इक्वल टू सपोज करो आपका है -5 प्लस 2√2i ऐसे 2√2i। अगर आपके पास इतना ही है तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, इसको हम कहते हैं रियल REZ इक्वल टू -5, और IM ऐसे m यहाँ पे लिखते हैं IMZ इक्वल टू 2√2। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या z जो भी है इक्वल टू 2√2, और ये रियल पार्ट कहलाता है, राइट। तो इसको अब यहाँ पे एक कंडीशन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंप्लीटली रियल if its imaginary part is 0। एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल, आप कंप्लीटली वर्ड ना भी बोलोगे तो चलेगा, आप ये कह सकते हो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल if its imaginary part is 0। imaginary पार्ट इज 0। आप यहाँ पे कंप्लीटली भी वर्ड यूज कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंप्लीटली रियल इफ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0। अगर इमेजिनरी पार्ट रहा ही नहीं तो बस z इक्वल टू हमारा 3, हम +0i लगा देंगे, है ना। तो या -0i बोलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, सिंस स्टैंडर्ड फॉर्मेट x प्लस i है, इसलिए हम +0i ही लगाते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल इफ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0, एंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इमेजिनरी इफ इट्स रियल पार्ट इज 0। रियल पार्ट इज 0। तो ये चीज हमें जानने की बात है, राइट। अब हम देखते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किसको कहते हैं, एक कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट 1 बाय 1 हम पॉइंट अब बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये यहीं पे हम लिखते हैं
conjugate of complex number, conjugate of a complex number, it is denoted by z bar, it is denoted by z bar, और z बार में सिर्फ जो आपका इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज होगा. if z equal to x plus iy, then z bar equal to x minus iy. so सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज होगा. दैट मीन्स ये -5 और -2√2 i ये हो जाएगा. ठीक है, जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ये करेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो सिर्फ उसका इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज होगा, पूरे का नहीं. अगर कोई भी नंबर के आगे अगर हम कंप्लीट आगे अगर हम माइनस लगा देते हैं, उसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं. अगर हम कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z. इसको कोई चीज से डिनोट नहीं करते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं इसी एग्जांपल को लूं तो माइनस आगे लग जाएगा और -5 प्लस 2√2i ये हो गया. फिर ये साइन चेंज हो गया तो ये 5 - 2√2i. तो दोनों में हम क्या फर्क देखते हैं कि एडिटिव इनवर्स में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका होल के आगे माइनस लग गया, लेकिन कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी नंबर के आगे माइनस लगता है. राइट. अब हम आते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्जुगेट हमने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. आप नंबर दो. ठीक है, तो उसको इफ z इक्वल टू x प्लस iy, तो इसको इट इज डिनोटेड बाय, मॉडुलस इज डिनोटेड बाय मॉड z, और मॉड z हो जाएगा √x² प्लस y². i वाले पार्ट को नहीं लेते हैं. ठीक है, x² प्लस y², ये मॉड z हो जाएगा. मॉड z, उसी को मॉडुलस कहते हैं. इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल r. इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल r. मैं आर्ग्यूमेंट और पोलर फॉर्म जब बताऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि इसको हम कैसे, r का मीनिंग क्या है, आर्ग्यूमेंट वहां पे आर्गेंट प्लेन में हम इसको कैसे प्लॉट करते हैं. तो मॉड z इक्वल टू √x², इसका जो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस जो i के साथ जो मल्टीपल है, अगर वो माइनस में है तो ये भी. अब सपोज कीजिए इस केस में, अगर इस केस में हम मॉड z निकालना चाहें तो अंडर रूट -5 का स्क्वायर और प्लस 2√2 का स्क्वायर, ये हो गया. तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 25 और 2√2 का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर 2 पर भी है, √2 पर भी है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 × 2 8 और फिर ये हो गया 33 का अंडर रूट. राइट, हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे √33. तो इसी तरह से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अब जो सवाल उठता है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
ठीक है, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय z इनवर्स, और z इनवर्स इक्वल टू होता है z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। ठीक है, z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। हमने एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल एक लिया था, अभी कुछ भी आप अपने मन से एग्जाम्पल ले सकते थे। हमने -5 + 2√2i का एग्जाम्पल लिया। तो सबसे पहले हमें इसका z बार निकालेंगे। z बार क्या हो जाएगा, तो -5 - 2√2i, ये हमारा z का कंजुगेट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हो गया। और अब हम मॉड z निकालेंगे। तो हमने देखा कि मॉड z हमारा 33 आया था। एक और बार निकाल लेते हैं। तो -5 का स्क्वायर और प्लस 2√2, x की जगह में आपका -5 है और ये है। तो इस तरह से आपका 25 और प्लस 8 यहाँ पे √33। अभी इसको हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि मॉड है। एक नंबर का जब हम मॉड निकालते हैं तो उसका रिजल्ट हम पॉजिटिव ही लेते हैं। एक एक्सप्रेशन का जब निकालते हैं, जब इनइक्वालिटी वगैरह यूज करते हैं, तो फिर मैं वहां पे डिस्कस करूंगा फर्दर कि हम कैसे कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक नंबर का जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर हमारा √33 हो गया। और अब देयरफॉर z इनवर्स इक्वल टू, एक और बार आप फॉर्मूला लिख लो और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो -5 - 2√2i अपॉन √33। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसको इंडिविजुअल करना है। इसको सॉरी, हाँ, z बार तो ये -5 - 2√2i। और अब इसको आपको इंडिविजुअल करना है। तो -5 अपॉन √33 -2√2 अपॉन √33 और i। ठीक है, i दिस, आप यहाँ पे भी i शुरू में बाद में लगा सकते हो। यही आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का रिजल्ट आया। आप जब z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर करोगे ना, तो जल्दीबाजी में कभी कभी लोग क्या होता है z अपॉन मॉड z का स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूला का। तो इस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हो गया, है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हमने देख लिया, कॉन्जुगेट देखा, एडिटिव इनवर्स देखा, इक्वेट करना देखा, एल्जेब्रिक रूल्स देखे, कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स हमने देखा। इसके बाद कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि प्रॉपर फॉर्मेट में रहता ही नहीं है और नीचे में आई रहेगा। तो जैसे अगर कभी भी डिनोमिनेटर में आई रहेगा तो उसको हम रैशनलाइज करेंगे। कभी कभी हमारा कोई एक्सप्रेशन a+ib के फॉर्मेट में है बट वो डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में इटसेल्फ है। तो ऐसे केस में भी अगर डिनोमिनेटर में है तो हम सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे और रैशनलाइज करके हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो व्यू है, वो सबसे पहले है कि हमको उसको एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लाना है। और जब हम ले आएंगे उसके बाद ही हम उसको फिर कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी टाइप का जो ऑपरेशन है उसके बाद ही हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो देखता हूं मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक इशूज क्या होता है कि अगर हम बड़ा वीडियोस लेते हैं ना तो वो कई बार मैंने देखा वो कुछ कट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर वो उसको कंबाइन होना और समटाइम्स कई बार वीडियो वेनिश हो जाता है और प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मैं बहुत लंबा स्केल का वीडियोस अगर मैं YouTube में स्टोर करना चाहता हूँ एट ए टाइम, अगर मैं लेना चाहूँ तो कई बार वो अपने आप 2-3 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। जब हम उसको कंबाइन करते हैं तो प्रॉपरली आता नहीं है, कई बार अपने आप ही उड़ जाता है। इस टाइप के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कुछ हो जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अब क्वेश्चंस हम लोग तुरंत में भी कल मैं अपलोड कर दूँ आप लोग को। तो 40 मिनट्स के अराउंड का वीडियो बन चुका है। अब जाहिर सी बात है कि हम क्वेश्चंस उठाएंगे तो हम
फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वो 1.25 घंटे वगैरह का इस टाइप के अराउंड का जाएगा, फिर वो वीडियोस बनाने में हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं आज यहीं पे स्टॉप करता हूँ स्टूडेंट, और मैं जल्दी ही कल या परसों आप लोग को इसका फर्दर सवाल और इसका कंसेप्ट के साथ में आप लोग से रूबरू होता हूँ। और इन बिटवीन मैं बता देना चाहता हूँ कि आप मेरा पर्टिकुलर जो यूट्यूब चैनल है, आप गूगल पे भी आप मनोज राजहंस वगैरह आप ऐसा डाल के देख सकते हो, राजहंस ट्यूटोरियल्स आप डाल के देख सकते हो, आपको काफ़ी ब्रीफिंग दिख जाएगा, मिल जाएगा। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आप राजहंस ट्यूटोरियल्स ये है। आप YouTube पे आप कमेंट दे सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट मैसेज दे सकते हो, ठीक है। और वैसे नंबर्स वगैरह तो बहुत सारे लोग नहीं देना चाहते हैं, फ़ोन नंबर की मिसयूजिंग वगैरह के लिए, बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि हम नोबेल जॉब से बिलोंग्स करते हैं, हमें उल्टी पल्टी बातों से तो कभी कोई किसी से लेना देना होता ही नहीं है। तो आप चाहो तो मुझे अपने व्हाट्सएप वगैरह पे भी कंसल्ट कर सकते हो। वो नंबर हमारा 9810843472 है। और मेरा जो मेल आईडी है वो मनोज मनोज_राजहंस RAJHANS @gmail.com। जीमेल में भी है, बट आप यहाँ पे hotmail.com, ठीक है। तो hotmail.com आप मुझे मेल पे एक लाइन लिख सकते हो, राइट। आप यूट्यूब पे कमेंट लिख सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, कुछ भी। और फर्दर अगर आपको लगे कि ये यूटिलाइज है आपके एंड में, आपके लिए या आपके जानने वाले किसी के लिए, बच्चों के लिए, है ना, नेबर के लिए, फ्रेंड के लिए, तो आप उनको ज़रूर बताएं। और मैं टाइम टू टाइम अभी मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th और 12th का रेगुलर वीडियोस डालता हूँ, आप इसे देख सकते हैं। और मैं अभी जल्दी ही 9th का, 11th का और कॉम्पिटिटिव लेवल का, जेई का, एनडीए का, बीबीए बीसीए का, मेरे पास बहुत सारे लोग और कनेक्ट कर रहे हैं कि सर हमारी क्लासों का भी डालिए। जो बीबीए बीसीए के बच्चे हैं उनके लिए भी मेरे पास रिक्वायरमेंट आ रही है। 11th के बच्चे का स्पेशली कहना था, अभी तक मैंने 11th का एक भी टॉपिक नहीं डाला था, सो थोड़ा सा ट्रिगो डाला था। और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, बहुत अच्छा। 1 महीने अभी हो रहे हैं, इन बिटवीन यूट्यूब का मेरा काफ़ी बेहतर आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। बहुत सारे मैं स्टूडेंट को जानता तक नहीं हूँ, उन स्टूडेंटों ने भी काफ़ी अच्छा कमेंट्स लिखा है। जिन पेरेंट्स ने देखा है, जिन स्टूडेंट्स ने देखा है, उन्होंने भी काफ़ी नाइसली अपना बहुत लवली कमेंट्स दिया हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। और 1 मंथ में हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो 108 सब्सक्राइबर और 1000 व्यूज़ वगैरह में आ चुका है। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वैल्यूबल कमेंट्स दें, और ताकि मुझे भी और थोड़ा मोटिवेशन मिले। और जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी मैं कोशिश करूंगा उनकी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करने की, और आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं जल्दी ही और अलग अलग क्लासेस का भी वीडियोस, उसमें टाइम नहीं मिल पाता है, पूरे डेज इंगेजमेंट बना हुआ रहता है, इनमें कोशिश करता हूँ। और इन चीज़ों में अभी मूव हुआ ही हूँ, यूट्यूब वगैरह पे पहले नहीं था, अभी 1 महीने से मूव हुआ हूँ। तो अब मैं कोशिश करूँगा टाइम निकालकर मैक्सिमम इसको डालने का। तो बेटर यही रहेगा कि आप लोग सब्सक्राइब करें और फिर आप कमेंट्स दें, है ना। थैंक यू सो मच। मैं जल्दी ही इसका कंटिन्यूशन पार्ट 1-2 दिनों के अंदर में मैं इसका कंटिन्यूशन पार्ट आप लोग के सामने में रखूंगा, और फिर धीरे धीरे हम काफ़ी डेप्थ तक चले जाएंगे। ये एक बेस है, एक स्टार्ट है, सो दैट व्यूज़ ये है, जो ऑब्जेक्टिव ये है कि हर तरह के बच्चों को फ़ायदा मिले, हर तरह। अगर एक होता है कि आप एवरेज प्लस हो या काफ़ी इंटेलिजेंट हो, तो निचले तबके के बच्चे को
जिनको एक्चुअल में ज़रूरत होता है उनको नहीं मिल पाएगा, इसलिए उनको भी ध्यान में रखते हुए, है ना, और जितना भी आप हाई तक मैं जा पाऊंगा पूरी कोशिश रहेगी मैं मैक्सिमम दूर तक आपको ले जाऊं। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू, वी मीट अगेन, थैंक यू, बाय।